तो अब हम बात कर रहे हैं एड्स की। पहली बात, एड्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। जैसे काला गोरा, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये होना ही कोई बीमारी नहीं, बॉडी का ये एक सिम्टम है, इसको बीमारी नहीं कह सकते। इस तरह से किसी को एड्स हो गया तो वो एड्स कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात समझते हैं, सिंड्रोम आता है। सिंड्रोम का जब एकदम से बहुत सारे लक्षण आपकी बॉडी में आने लग जाएं तो दैट ग्रुप ऑफ लक्षण विल बी नोन एज सिंड्रोम। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ लक्षण। हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विल बी नोन एज सिंड्रोम। दैट मीन्स इट्स जस्ट अ सिंड्रोम। अब आप जो बताने वाला हूँ शायद आपको अपने जब आंखों से सुनोगे तो कानों पे बिलीव नहीं होगा। बताऊँ, ये जो बीमारी है, ये बीमारी मतलब मैं बोलूँ बीमारी क्योंकि हैबिट है बोलने की, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसको देने वाला कोई और नहीं, ऊषा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ आजादपुर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने बीमारी दी है। और ये बीमारी सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी मंकी के अंदर। अब इस तो एड्स की बात करते हैं। तो एड्स हमें होता है एक वायरस के थ्रू जिसका नाम है HIV वायरस, नॉन एज ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस ह्यूमन इम्यूनो वायरस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे बाहर एक होता है एनवेलप होता है। क्या होता है? एनवेलप होता है, सबसे बाहर एक लेयर होती है। इस एनवेलप के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। दिस इज GP120 एंड दिस इज GP41, जिसको हम 40 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, और पूरा मिलके कितना हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन 160 यहाँ पर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो वायरस है, वायरस के ऊपर से एक बहुत मोटी सी कवरिंग है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। एनवेलप के अंदर जैसे मान लो कील हमने ठोक रखी है बहुत सारी। ये कील क्या है? GP160, जिसमें से हेड वाला पार्ट GP1420 और जो पूरी टेल है उसका नाम क्या है? GP40। असली जलवे की चीज़ GP40 है। ये बहुत कमाल की चीज़ें बताऊंगा आगे काम क्या होता है। आप देखोगे कि इसके अंदर आपको एक तरह की लेयर मिल रही है, दिस नॉन एज कैप्सिड। आप जानते हो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। एनवेलप जो होता है ये ऑप्शनल होता है, किसी वायरस के पास हो भी और ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वायरस के पास कैप्सिड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि एक्चुअल बेस का ये मटेरियल कौन सा? ये है एक्चुअल का वायरस। इसके बाहर तो ये आगे काम आएगा, इसके क्या कहते हैं, केमिकल सिग्नलिंग में काम आएगा। माने जब ये किसी से बातचीत करने जाता है, किसी ह्यूमन सेल से, तो बातचीत सारी कौन करता है? एनवेलप करता है ना। आप सुनिए, आप देखेंगे इस कैप्सिड के अंदर आपको यहाँ पे 2 कॉपी मिलेगी। किसकी? सिंगल स्टैंडर्ड RNA की। हाल ही में नीट में क्वेश्चन आता 2 साल पहले, बताइए HIV के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA की कितनी कॉपी पाई जाती है? या पूछा गया था जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? SSRNA। कितनी कॉपी? 2 कॉपी। लेकिन साथ ही इसके पास आपको एंजाइम मिलेगा, इंटीग्रेस नाम का एंजाइम मिलेगा, और मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। ये 2 एंजाइम आप ध्यान रखिए, 2 एंजाइम इसके पास पाए जाते हैं। ये पहले आप समझिए, ये एक तरह का वायरस है। वायरस ने अपने बाहर 120 को निकाल रखा है और 40 ने इसको पकड़ा हो, 120 को पकड़ा। तो भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अब बताता हूं कि हमारी बॉडी में वायरस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले समझते हैं बॉडी के ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्लड जो है, ब्लड में हम पढ़ते हैं 3 कंपोनेंट, बट अभी मेरा मेन फोकस क्या है? WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे भी WBC होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे दाने पाए जाते हैं। दानों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अ सेल हैविंग ग्रैन्यूल्स विल बी नोन एज ग्रैन्युलोसाइट, और एक जिसके पास ना हो दैट मीन्स अ ग्रैन्युलोसाइट, दैट मीन्स नॉट हैविंग ग्रैन्यूल्स। जिसके पास ग्रैन्यूल होते हैं, ये 3 तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। मैं आपको चाहूंगा कि आप न्यूट्रोफिल याद रखें, बाकी इसकी कंप्लीट स्टडी मैं आपको बताऊंगा हम जब पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर पढ़ेंगे। तो आप एक याद रखिए, कौन सा? न्यूट्रोफिल। दूसरा, जिनके पास ग्रैन्यूल नहीं होता, उनमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को ही हम आगे चल के क्या बुलाएंगे? मैक्रोफेज। एंड ये जो लिम्फोसाइट है, इसमें बी और टी के टाइप बनते हैं। बी के 2 टाइप है, मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा बी सेल। अगेन इसकी हम बात बाद में करेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है टी और बी। हमारा मेन फोकस में जो टी वाला सेल है, इसके 3 टाइप है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। ये 3 टाइप के सेल हैं, जिसमें से मेरा अभी आपको बताने का मतलब क्या है? हेल्पर टी सेल।
मैं आपको बता दूं, हेल्पर टी और मैक्रोफेज इन दोनों के पास एक तरह का रिसेप्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर। क्लस्टर डिफरेंशिएशन से CD वर्ड उठा लिया और क्या बन गया? 4। तो इसका नाम दैट मीन्स मैक्रोफेज। सो लेट्स सपोज दिस सेल इज नॉन एज मैक्रोफेज एंड दिस इज नॉन एज T हेल्पर सेल्स। तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों के पास कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। बट इनके पास CD4 के अलावा एक रिसेप्टर और भी होता है CD8, बट CD8 का काम नहीं है HIV में, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं। अब देखिए, मैक्रोफेज के पास CD4 रिसेप्टर है, साथ में एक रिसेप्टर पाया जा रहा है, कौन सा? CCR5 रिसेप्टर। सो दिस इज अ को receptor. So this is a chemokine co-receptor 5. को-रिसेप्टर्स क्या होता है? जैसे एक होता है ना मेन बॉस होता है, जैसे आप बात करने जा रहे हो, एक मेन बॉस है, जैसे आप बात कर रहे हो, तो उसका एक होता है, कहते हैं ना, जैसे गुंडे बोलते हैं ये हमारा दाहिना हाथ है, हमारा बाहिना हाथ है ना, तो उसी तरह से मान लीजिए ये इसका बाहिना हाथ हो गया। तो CCR5 मेन रिसेप्टर नहीं है, ये को-रिसेप्टर है, ठीक है। अब को-रिसेप्टर का काम आपको पता ही है, मतलब बताऊंगा क्या काम करेगा। मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट दोनों के पास CD4 मिलते हैं, दोनों के पास हो गया। तो दोनों के पास कौन से मिलते हैं? CD4। लेकिन मैक्रोफेज के पास मिलता है जो एडिशनल रिसेप्टर दैट इज CCR5, इसके पास मिलता है CXR4। दोनों के अलग अलग है। अगेन ये भी क्या है? को रिसेप्टर, वो भी क्या है? को रिसेप्टर। असली चीज आप सुनना, जब कभी भी किसी पर्सन पे HIV का वायरस अटैक करता है तो HIV के वायरस में जो एनवेलप है, उस एनवेलप में क्या है? 120 और 40। तो जो 120 वाला है, 120 का काम होता है वायरस को बताना कि आपको कहां जाके एक्ट, कहां पर आपको अटैक करना है। कौन बताएगा? 120। बेचारा वायरस को थोड़ी पता बॉडी में कहां जाके मुझे किसको मारना है, कौन बताएगा? 120 बताएगा। 120 कहता है, 120 को आप चाबी मान लीजिए, ये कहता है मेरी चाबी का लॉक कहाँ है ह्यूमन की बॉडी में। दैट मीन्स इस 120 को हमारी बॉडी में सिर्फ एक चीज रिकॉग्नाइज कर सकती है, नाम बताऊं? 120, सॉरी CD4 रिसेप्टर्स। यानी CD4 रिसेप्टर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया इनका 40 और ये क्या हो गया 120, है ना। तो GP120 क्या करता है? GP120 को CD4 रिसेप्टर चाहिए होता पूरी बॉडी में हांटता। CD4 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं? तो बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, माने कि ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे कुछ ऐसे डेंड्राइटिक सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स। आपके स्किन के नीचे मिलेंगे, उनके पास भी पाया जाता है CD4 रिसेप्टर्स। और मैक्रोफेज, जब आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? माइक्रोग्लाया सेल्स। क्या बुलाते हैं? ये ब्रेन के मैक्रोफेज है, इनके पास भी देखे जाते हैं CD4 रिसेप्टर्स। फिर साथ ही हम देखते हैं मोनोसाइट के पास भी होंगे, मैक्रोफेज के पास। सर अभी तो आपने कहा दोनों सेम है, नहीं। जब मोनोसाइट बड़ा हो जाता है तब मैक्रोफेज कहलाता है, छोटा रहता है तो मोनोसाइट कहलाता है। और इसके बाद हम किसके पास होंगे? टी हेल्पर सेल्स के पास भी CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या? मैक्रोफेज। बताऊंगा मैक्रोफेज पे ही इतना क्यों उसको प्यार आता है। सबसे पहले ये ढूंढता है कि किस किस के पास CD4 रिसेप्टर्स है। तो सबसे पहले जो नजर में आते हैं वो आते हैं टी हेल्पर सेल और एक आता है मैक्रोफेज। ये सबसे पहले आते हैं, इसके दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या होता है आप ये समझिए, इस GP120 में 2 आर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 आर्म्स होती हैं, 2 हाथ होते हैं। क्या होता है ये? जैसे ही GP120 जाके इस CD4 से बाइंड करता है, इसका एक हाथ तुरंत निकल जाता है, बाहर आता है, एक आर्म इसकी बाहर आती है। वो आर्म क्या करती है? जैसे इमेजिन करिए ये बाइंड करा, लेट्स सपोज ये जाके इससे ऐसे बाइंड करा, तो तुरंत इसकी एक आर्म निकलेगी और वो आर्म किससे करेगी इंटरेक्ट? को रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी। लेकिन दूसरी आर्म इंटरेक्ट नहीं कर रही, कह रही ना मेरा एक सेकंड चल रहा काम। और जैसे ये होता है कहते हैं अरे भाई, अरे मिल गया, आओ। अगर CCR5 से ये इंटरेक्ट ना करे तो ये श्योर नहीं होता बिल्कुल भी। तो CCR5 से रिएक्शन करने के बाद वायरस इतना श्योर हो जाता है कि हाँ यही वो सेल है जहाँ पे हमें टारगेट करना है। तब ये करता क्या है? ये GP120 क्या करेगा? GP40 को पास लाएगा, इधर आवे, इधर आ।
जब GP40 पास जाएगा तो ये वायरस पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, सेल के अंदर ही चला जाएगा। सेल के अंदर लेके जाने का काम GP40 करता है, लेकिन ये बताना कि इसी सेल में जाना है, ये काम कौन बताएगा, GP120। तो GP120 ना एक तरह से रिकॉग्निशन के लिए हो गया, जानने के लिए कि हमें कहाँ जाना कहाँ है, लेकिन पहचानने तो आपको एंट्री दिलाने का काम किसका है, GP40। तू दिला एंट्री, मेरे बस की नहीं एंट्री का। अब यहां पर क्या होता है, अगर यही वायरस ह्यूमन का यही वायरस अगर इस पर भी अटैक करता है तो यहां पर भी सेम काम करेगा, लेकिन क्या होता है कि हमेशा वायरस पहले मैक्रोफेज पे अटैक करता है, टी पे नहीं करता। सवाल पूछा जाता है दोनों के पास CD4 है, फिर क्यों नहीं करता इसके पास पहले, तो सुन के देखिए। जैसे मान लीजिए ये इसका GP40 हो गया और ये इसका GP120 हो गया। एक्चुअली में GP120 के पास एक आर्म होती है जो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। GP के पास यहाँ पर इसके पास एक आर्म होती है जो इससे इंटरेक्ट कर सकती है। इसके पास दो आर्म होती है ना, तो मैंने ख्याल कि दोनों दिखा दिए, सेम साइड पे दिखा दिए। मान के चलिए आपने इसको यहाँ दिखा दिया, इसको यहाँ दिखा दिया, तो इसकी दूसरी आर्म उससे इंटरेक्ट कर सकती है। दैट मीन्स CCR5 और CXR4 दोनों के लिए इसके पास क्या पाए जाते हैं, GP120 के जो दो आर्म है ना, वो एक करती है किससे, CCR5 से, नहीं तो किससे करेगी, CXR4 से कर लेगी। ठीक है। और अब होता क्या है कि नॉर्मली जब वायरस आता है तो वायरस के आर्म इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते कि वो CXR4 के साथ बाइंड कर पाए, बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होते। लेकिन जब वो मैक्रोफेज में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तब जो मैक्रोफेज नए HIV वायरस प्रोड्यूस करता है, और ये HIV वायरस जब प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोफेज से, तब इन HIV वायरस के जो आर्म्स होते हैं GP120, उनके पास पूरी एबिलिटी होती है कि अब वो CXR4 से बाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैक्रोफेज से निकला हुआ HIV वायरस ही किसको इन्फेक्ट करेगा, T लिम्फोसाइट्स को। तो पहला मैकेनिज्म क्या होता है कि जो वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है वो मैक्रोफेज के पास आता है, CD4 रिसेप्टर्स की हेल्प से ये रिकॉग्निशन होता है, और CD4 और CCR5 रिसेप्टर की वजह से मालूम पड़ता है वायरस को मुझे यहाँ जाना है। तब GP40 इस पूरे वायरस की एंट्री कहाँ कराएगा, सेल के अंदर। सबसे मेन ग्लाइकोप्रोटीन GP40 है, सबसे मेन, सबसे खतरनाक है GP40 है। यही है जो वायरस को कहाँ भेजेगा, सेल के अंदर, और यहीं से बवाल चालू होता है। जैसे ही HIV के सेल्स के, अच्छा एक्चुअल में सेल्स के कंटेंट अंदर भेजे जाते हैं। HIV अपने सेल का क्या भेजता है अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भेजेगा, और साथ भेजेगा वो एंजाइम कौन सा, एक था इंटीग्रेस, दूसरा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ये अंदर जाते हैं तुरंत इसके बाद क्या होता है, जो इनका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प ली जाएगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके पास था, ये उस एंजाइम की हेल्प लेके वायरस अपना RNA किस में चेंज कर देगा, DNA में चेंज कर देगा। माने ये DNA किसका है, वायरस का, दिस इज वायरल DNA। और मजे की बात, HIV के पास तो DNA होता ही नहीं, अरे उसके पास RNA होता है ना, वही RNA वो DNA में चेंज कर देगा। अब ये वायरस का DNA ढूंढता है कि मुझे जगह बताओ, मुझे कहाँ जाके लगना है। तब जो मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज में इसका खुद का DNA तो होता ही है, तो मैक्रोफेज के DNA में जाके वायरस का DNA लग जाता है, और लगने में इसकी हेल्प पता कौन करेगा, इंटीग्रेस एंजाइम। इंटीग्रेस वर्ड आया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेट माने जोड़ने को बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम करेगा अपना काम, कहता ना, यहां से इसको ढूंढ के लाएगा, और जस्ट इमेजिन ये रहा वायरल DNA, दिस इज द वायरल DNA। लेकिन इसको जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की हेल्प लगी उसका नाम क्या है, इंटीग्रेज एंजाइम। अब जैसे ही ये वायरस के DNA को मैक्रोफेज के DNA में लगा देगा, तो मैक्रोफेज का DNA क्या मानेगा, ये तो हमारा ही है। अब मैक्रोफेज का DNA जितनी बार अपना DNA डबल करेगा, उतनी बार वो वायरस का DNA भी क्या कर रहा है, रेप्लिकेट करेगा। अब जब वायरस के DNA के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो सुनिए क्या होगा एंड में, तब ये वायरस का DNA क्या प्रोड्यूस करेगा वायरस के लिए, RNA। भाई DNA तो बन चुका है ना बहुत सारा, अब वायरस के लिए क्या बनेगा, RNA। अब ढेर सारा RNA बनेगा। RNA बनने के बाद ये RNA क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। उसमें से कुछ प्रोटीन इंटीग्रेस की तरह बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह बन जाएंगे, हाँ के ना, और कुछ प्रोटीन क्या बन जाएंगे, कैप्सिड बन जाएंगे। बन गए। अब सुनना, जैसे ही वायरस का DNA मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट करा, उसने वायरल RNA बनाया, उससे बना वायरल प्रोटीन। प्रोटीन ने तीन चीज़ें बनाई, कैप्सिड बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस बनाया। जब सारा मैटर रेडी हो गया, इन्वेलप रेडी नहीं हुआ ना, सब कुछ रेडी हो गया, तब उसके बाद फिर बोला जाता है, तब इंफॉर्मेशन दी जाती है वायरस को, बेटा अब आपकी गैंग बढ़ चुकी है, अब आप सब एक काम करो, सब कलेक्ट हो जाओ। तब ये सब कलेक्ट हो जाते हैं, सब के सब RNA, 2 कॉपी RNA की आएगी, इंटीग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
तब पूरा का पूरा बनता है कैप्सिड नाम का स्ट्रक्चर बनता है सॉरी हाँ कैप्सिड। फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, मान लीजिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसे बना, जब ये हमारे सेल से बाहर निकलता है तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, ग्लूकोज प्रोटीन तो शुगर प्रोटीन तो उसमें है ही, तो हमारे मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन का ही ये क्या करता है, एक पार्ट अपने पास रख लेता है। और यहाँ से ये अब क्या निकलता है, अब निकलता है कंप्लीट वायरस, जिसमें ये क्या आ गया इसके पास एनवेलप, और ये आ गया। अच्छा, यहाँ से रप्चर कर दिया इसने मैक्रोफेज को, लेकिन मैक्रोफेज के अंदर मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का प्रोसेस बहुत बढ़िया होती है, इसीलिए मेम्ब्रेन जल्दी से मैक्रोफेज ब्रेक नहीं होता। जैसे यहाँ से वायरस निकला, ये क्या हो गया, फिर से रिपेयर हो गया। अब एक वायरस नहीं, 2, 3, 4, 5, यानी बॉडी को अब मैक्रोफेज क्या करेगा, HIV वायरस बना के भेजेगा पूरी बॉडी के अंदर। तो अब मैं मैक्रोफेज को क्या वायरस की फैक्ट्री बोल दूं? अब जो ये वायरस है, अब क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी है कि ये आगे किया भी CXR4 से कर सकते हैं बाइंड आराम से, तो अब ये किस पे अटैक करते हैं, अब अटैक करते हैं T के पास। लेकिन जब यही मैकेनिज्म ये T में करने की कोशिश कर रहे होते तो T डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब यही मैकेनिज्म ये टी में करते हैं तो टी सेल्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय, क्योंकि टी सेल्स के अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है मेम्ब्रेन को रीजनरेट करने की, इतनी बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। इसलिए जब टी पे अटैक करते हैं तो एक कायदे से टी को खत्म कर देते हैं, टी को क्या कर रहे हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए कैंसर पेशेंट के अंदर आप देखोगे मैक्रोफेज का तो इतना नहीं होगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स के नंबर लगातार कम होते चले जाते हैं। अब पता है इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हम जब बीमारी से लड़ते हैं उसमें टी लिम्फोसाइट सबसे मेन रोल प्ले करता है। एक्चुअली में ना बाहर से कोई हमारी बॉडी में आया है, हमारी बॉडी को पता नहीं होता उसे मारना कैसे, तो ये बताता कौन है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि आपको सामने वाले को कैसे मारना है। ये सारी रणनीति कौन बताएगा, टी। जस्ट इमेजिन एड्स वाले पेशेंट के अंदर क्या हो गया, टी के नंबर कम हो रहे हैं, खत्म हो गए। अब टी के नंबर खत्म हो गए, कोई बताने वाला है इसका कैसे मारना है, यानी कि बॉडी को स्ट्रेटेजी पता ही नहीं होगी। अब इस केस में बॉडी ऐसे अंधाधुंध कोशिश करेगी लेकिन सामने वाला मर नहीं पाएगा। अब मुझे बताइए ऐसे पर्सन की पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी कि स्ट्रांग होगी, यानी वायरस के आने के बाद इस पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हाँ कि ना, जिस वजह से। अच्छा, इम्यूनिटी वीक होने से मरेगा ये नहीं, उससे नहीं मरेगा, लेकिन इम्यूनिटी वीक होगी, इसके बाद कोई बीमारी अगर इसे हो जाती है तो ये उस बीमारी से ज़रूर मर जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को ठीक तो कर ही नहीं पाएगा बीमारी से। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एक एस्कॉम बीमारी क्यों नहीं कह रहे, नाम क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो। एक्वायर्ड माने जो चीज़ पैदा होने के बाद ली जाए उसे एक्वायर्ड कहते हैं। और इम्यूनो डेफिशिएंसी क्योंकि इसके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो एड्स में सुनिए क्या होता है। अच्छा, आपको एग्जाम में ये चैप्टर मेंशन नहीं करने हैं, बट मुझे लगा कि आई थिंक पता होना चाहिए। आप सुनिए एग्जाम में क्या लिखना है, आपको लिखना है HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है, ब्लड में आता है। आने का जरिया क्या है, कोई भी बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट, ठीक है, स्पेशली ब्लड और सीमन, ये दो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आते हैं। कि अगर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, किसी गलत बंदे का ब्लड आपकी बॉडी में आ गया, तो बॉडी में जैसे ही वायरस आता है, वायरस किसके पास जाएगा, पहले मैक्रोफेज के पास जाएगा। मैक्रोफेज के पास जाने के बाद वो मैक्रोफेज से अपनी जैसी बहुत सारी कॉपी बनवाएगा, फिर मैक्रोफेज से निकल के वायरस किस पे अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट पे, और टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इस इंसान के अंदर टी के नंबर कम हो जाते हैं। और जब टी के नंबर कम होते हैं तो इस केस में क्या होता है, इसकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। अब जब इम्यूनिटी वीक पड़ गई, दैट मीन्स दिस इज एड्स। अब बंदा एड्स से तो कभी नहीं मरेगा भाई, इम्यूनिटी वीक है तो कोई मर थोड़ी जाएगा। बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है, इम्यूनिटी कहलाती है। आप हम में से हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग है, कोई स्ट्रांग है कोई वीक है। अब अगर किसी की वीक है तो मर तो नहीं गया ना, जिंदा होना भी। लेकिन आपकी जो वीक है दैट मीन्स वो बहुत ठीक है। लेकिन जो एड्स के लोग होते हैं इनकी हद से ज़्यादा इम्यूनिटी खराब होती है, तो कभी भी इनकी इम्यूनिटी नहीं मारेगी इनको। लेकिन अगर कोई बीमारी इनको हो गई तो हमारे केस में क्या है, हमारी इम्यूनिटी उस बीमारी को मार देती है और हम बच जाते हैं। इनके केस में इम्यूनिटी फेल, तो क्या ये उस बीमारी को मार पाएंगे? और अगर वो बीमारी शरीर से ना जाए तो फिर तो इंसान को लेके जाएगी। तो ये होता है एड्स की लाइफ साइकिल। समझ आई कुछ थोड़ी बहुत? आओ सुनाऊं अच्छी सी एक कहानी। बात कर रहे हैं कि इस एड्स का इलाज क्यों नहीं है। हाँ, एड्स का इलाज कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक गाना सुना, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। तो ये गाना बहुत अच्छा बैठता है एड्स के लिए, क्योंकि एड्स के पास जो GP120 है, ये क्या है, फेस, और GP40 उसका है जो उसको एंटी कराता है।
तो क्या होता है, GP120 की शेप बड़ी चेंज होती रहती है। GP120 की शेप कभी एक जैसी नहीं रहती। अब आप क्या करोगे, हम बेसिकली हम इलाज कैसे करते हैं एड्स का, हम लोग ऐसी दवाइयाँ बना लेते हैं जो क्या करता है, जो CD4 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। एक बार CD4 ब्लॉक हो गया, आप जानते हो CD4 ब्लॉक कर दो, CCR5 ब्लॉक कर दो, दोनों केस में क्या होगा, एड्स कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ह्यूमन के सेल के साथ। लेकिन अब बवाल ये है कि आपने कोई केमिकल दिया, अच्छा आपने कोई केमिकल दिया जिससे आप क्या कर रहे हो, आप लोग GP120 को ब्लॉक करोगे। आप चलो मान लो CD4 ने, आप क्या कर रहे हो, हम GP120 को ब्लॉक करेंगे, आपने एक पर्टिकुलर केमिकल दिया। लेकिन क्योंकि GP120 शेप बदलता रहता है, तो आपने जो केमिकल दिया अगर शेप चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो क्या आपका ड्रग GP120 से बाइंड करेगा? नहीं। अब इस केस में क्या हुआ, GP40 इज कांस्टेंट बट GP120 इज बदलू कभी जैसा रहता ही नहीं है। तो क्योंकि ये अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है, इसीलिए हम आज तक कोई ऐसा ड्रग बना ही नहीं पाए जो हर वायरस के GP120 को ब्लॉक कर दे, इसीलिए दिक्कत है। और दूसरा, एक आप समझ जाएं कि HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस माने जिनके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। आप समझ जाए जिनके पास RNA होता है, दे आर हाईली डेंजरस देन DNA कंटेनिंग वायरस, क्योंकि अगर इनको लगता है इनको खतरा आ गया है, इनकी जान पे बनाई, तो ये तुरंत म्यूटेशन कर सकते हैं, फास्ट म्यूटेशन कर सकते हैं। और म्यूटेशन से क्या बनाएंगे, एक न्यू टाइप का RNA। और मैंने कहा है लिविंग बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर कभी भी म्यूटेशन होती है, वो हमेशा हार्मफुल होती है। तो क्या पता पहले वाला वायरस आपको 2 साल के जीने की मोहलत दे रहा हो, आपने उंगली कर दी, कह बेटा अब तेरे को 1 दिन की मोहलत, तेरे को अभी निपटा के जाऊंगा। दैट मीन्स कहाँ 2 साल की जिंदगी आपके महीने भर की बच गई। इसीलिए हम वायरस को मारने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करते, भाई तुम मारते को मारेंगे नहीं, चिंता मत कर, लेकिन हम तेरे को ह्यूमन सेल से इंटरेक्ट नहीं करने देंगे। आजकल चल रही रिसर्च, ऐसा नहीं है कि रुक गई है, आजकल हमारी कोशिश का चल रही है कि भैया आप एक काम करिए, CD4 को ब्लॉक कर दीजिए, या आप एक काम करिए जो GP120 है आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, CCR5 को ब्लॉक कर दीजिए, या आप एक काम करिए सेल के अंदर कुछ ऐसा आप प्रोटीन डाल दीजिए जो एंटीग्रेस को डिस्ट्रॉय कर दे हमेशा, ताकि वो लग ही ना पाए सेल के अंदर। तो मल्टीपल स्टेप्स में भी काम चल रहा है, और देखो अभी फ्यूचर में इनकेस क्या होता है। HIV का इलाज तो फिर भी हमने कर लिया, एड्स का आज तक भी हमने कभी इलाज नहीं किया। आपको बता दूं HIV पॉजिटिव और एड्स में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग है। इट्स जस्ट लाइक किसी का बाबू है, शादी नहीं हुई है, और यहाँ पे किसी की शादी हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म अब ये उसी का है। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, कहता ना जब तक लड़की कुंवारी ना तुम्हारी ना हमारी है ना, सीधी बात है, जब तक लड़की कुंवारी ना तुम्हारी ना हमारी। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी आती है। बताता हूँ क्या होता है, किस किस को लगता है सेम है दोनों चीज़ें, HIV पॉजिटिव और एड्स? और भाई सेम नहीं, अरे अभी पता चला है तेरे को पता, अगर ह्यूमन बॉडी में HIV वायरस आ जाए तो ऐसा नहीं कि अभी आया तो अभी तुरंत शो कर देगा सिम्टम, नहीं, एक वर्ड आता है इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में जिस दिन आता है, उस दिन के बाद से लेके अगर मान लो 4 दिन बाद उसका बीमारी का पहला सिम्टम हमारी बॉडी में आया है, तो ये जो 4 दिन का टाइम है, दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। वो समय, जितने समय तक वो बैक्टीरिया वायरस आपको कोई सिम्टम ना दे, उसको हम क्या बुलाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ये कुछ घंटों से लेके कुछ सालों तक हो सकता है। HIV के अंदर 3 से लेकर 5 साल तक पाया गया है, माने बॉडी में आज वायरस आ जाए तो शायद 5 साल बाद आपको पहला सिम्टम आए, इतना लंबा भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कि मुझे बताइए, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में HIV वायरस होगा और उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता सर? क्योंकि वायरस अभी किस फेज में है, इंक्यूबेशन पीरियड में है। मान के चलिए ना, सन 2022 में किसी की बॉडी में HIV वायरस आ गया, मैंने क्या बोला, आने से कोई सिम्टम शो नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब मान के चलिए बीमारी उसको 2026 के अंदर शो हुई है, सिम्टम पहला कहाँ आया, 26 में। जब किसी को बीमारी के सिम्टम आ जाते हैं तो हम बोलते हैं बीमारी इसको हो गई, है ना। तो जब एड्स का सिम्टम आ जाए तब क्या बोलते हैं, पेशेंट इज एड्स, है ना, उसको एड्स पॉजिटिव है, उसको एड्स है। लेकिन सिम्टम नहीं आया तब तो थोड़ी बोलेंगे एड्स है। भाई ह्यूमन बॉडी में HIV वायरस है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं है, वायरस ने मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं किया, तो क्या मैं एड्स का पेशेंट हो गया? कहाँ से हो भाई, वायरस ने मेरी बॉडी के एक भी सेल को हाथ लगा, वो मेरी बॉडी में आके बस रह रहा है, नुकसान कुछ नहीं कर रहा, तो मैं एड्स का पेशेंट तो नहीं हुआ। अब ऐसा बंदा कहलाता है HIV पॉजिटिव। ये वो इंसान होते हैं जिनकी बॉडी वायरस होगा लेकिन स्टिल वायरस इनको कुछ करता नहीं है।
और यही हम कहते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव वाले पेशेंट एड्स में कन्वर्ट होते हैं। कब कौन जाने इसकी बॉडी का वायरस किस दिन एक्टिवेट हो जाए, हाँ के ना, और किस दिन एक्टिवेट होकर क्या बना दे, एड्स कर दे। जरूरी नहीं क्या पता ना भी हो एक्टिवेट हो, पूरी जिंदगी बच जाए, और क्या पता एक्टिवेट भी हो जाए। यानी एचआईवी पॉजिटिव का हमने इलाज किया। एचआईवी पॉजिटिव कौन होते हैं, जिनकी बॉडी में वायरस है लेकिन स्टिल वो बंदे को बीमारी नहीं है। तो एचआईवी पॉजिटिव का इलाज है, भाई तुम्हारी बॉडी वायरस इनएक्टिव स्टेज में है, अभी आप इलाज कर सकते हो। अभी अपनी बॉडी के सारे सेल्स के CD4 को ब्लॉक कर दो, बच जाओगे। लेकिन एक बार बीमारी का सिम्टम आ गया, इसका मतलब उसने अब आपके हर सेल पे कब्जा कर लिया, अब आप अपने आपको नहीं बचा सकते। तो इसीलिए एचआईवी पॉजिटिव का इलाज है, एड्स का इलाज